हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो सबसे पहले हमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता कैसे है? जब दो नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं अपने जीरोस पे। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे तो वाई ओ वाई डैश, ये वाई ओ वाई डैश को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं, या हम इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो एक हमारे पास ये नंबर लाइन होगी, एक नंबर हमारे पास कौन सी होगी? एक्स एक्सिस वाली, तो इसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, या हम इसको कहते हैं एब्सिसा। तो ये इनके दो अलग अलग नाम है कि वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट से भी जानते हैं और एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा से भी जानते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है चार कोऑर्डिनेट में डिवाइड होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट्स को देखें तो ये कोऑर्डिनेट्स बने कैसे, यानी ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना कैसे? तो हम कह रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है ये दो नंबर लाइंस के इंटरसेक्शन से बना हुआ है, वो भी अपने जीरोस के इंटरसेक्शन पे। अगर हम इसमें और थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे ये चीज हमें नजर आ रही है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग लेते क्यों हैं। बेसिकली हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम किसी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन अगर हमें बतानी है, किसी जैसे मान लीजिए हमें इस रूम में है, ये जो रूम है इस रूम में हमारे पास कोई भी एक टेबल रखी हुई है, उस टेबल की पोजीशन क्या है? तो अगर हम इस रूम के लेंथ और ब्रेड्थ को अगर हम लोग एक्स और वाई एक्सिस मान लेते हैं तो हम उस टेबल की पोजीशन बना सकते हैं किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए। सिमिलरली यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट आपका होता है वो आपका होता है ओरिजिन, यानी जो आपका 0,0 होता है इसको हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसी रेफरेंस पॉइंट से यानी इसी ओरिजिन से हम लोग सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखा जाए कि कोऑर्डिनेट को लिखा कैसे जाता है, तो कोऑर्डिनेट को लिखने का जो तरीका होता है, तो सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए हम एक पी कोऑर्डिनेट को लिखने जा रहे हैं और उस पी कोऑर्डिनेट की जो हमें पहला चीज लिखनी है वो लिखनी है एक्स वाले को, दूसरा लिखना है वाई को। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ये देखिए एक पॉइंट मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। अब ये जो पॉइंट है ये देखिए कहाँ से, एक्स एक्सिस में देखिए कितना डिस्टेंस पे है, तो आपने कहा 1 2 3, यानी यहाँ से 3 डिस्टेंस पे है, और वाई एक्सिस के लिए कितना है 4। तो इसको लिखने का यानी इस पॉइंट को या इस कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए हम जो वैल्यूज का यूज करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे एक्स वाले को, तो एक्स कितना है 3, फिर लिखेंगे हम वाई वाले को, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यानी इस पी पॉइंट को या पी कोऑर्डिनेट को जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं 3,4, यानी हम पहले एक्स वाले को लिखते हैं फिर वाई वाले को लिखते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी पी पॉइंट, किसी भी पी कोऑर्डिनेट के अंदर सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? हमारे पास जो दोनों एक्स और वाई होती हैं ये दोनों क्या होती हैं? पॉजिटिव रहते हैं, यानी एक्स और वाई हमारे पास दोनों पॉजिटिव रहते हैं। अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव हो जाता है, तो आप कहेंगे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर देखिए ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, यानी दोनों आपके क्या हो जाएंगे नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस वाई। और अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास क्या है, देखिए एक्स तो पॉजिटिव का है वाई नेगेटिव का है, तो आप कहेंगे कोई भी पी पॉइंट है तो एक्स पॉजिटिव और वाई क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आपके इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन तो तब क्लियर होगा जब आपको इन कोऑर्डिनेट का आइडिया होगा कि कोऑर्डिनेट में कौन सी पॉजिटिव कहाँ पर रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने एग्जाम्पल को लिया है 3,4, वैसे अगर मैं एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल तो हमने फर्स्ट वन के लिए लिया 3,4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 5,-5,2। ये सेकंड कोऑर्डिनेट का एग्जांपल है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे देखिए एक्स में पहले आप -5 पाइए और वाई में 2 चल जाएगी, तो अब यहाँ पे तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से आप -5 आए और यहाँ से कहाँ से लगे 2 चलेगी, तो ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं क्या -5,2। और इसमें देखिए एक्स आपका नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड कोऑर्डिनेट में है। अगर हम सिमिलरली थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो थर्ड कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया कि दोनों चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो -3 -5 ले लीजिए एक। तो अगर मुझे -3 और -5 को दिखाना है तो सबसे पहले x की बात करेंगे, तो x का -3 यहाँ आ रहा है, ठीक है, और y का -5 आपका यहाँ आ रहा है। तो यानी ये देखिए ये चीज़ यहाँ पहुँच गई कहाँ पे? यहाँ पे। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास -3, -5। लास्ट आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम बात करें
तो एक ले लीजिए 5, -3, यानी आपका x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। और यहाँ पर हम लेके चलें तो पहले हम x में 5 लेके चलेंगे, तो हमारे पास देखिए पहले हमें x को ही लिखना होता है, तो पहले हम क्या करेंगे x तक 5 पहुँचा, फिर y तक -3, तो हमारे पास ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा ये आएगा हमारे पास 5, -3। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में उसके सिंबल क्या रहते हैं, उसके सिंबल मतलब उसका साइन क्या रहता है, कि कौन सा नेगेटिव रहता है कौन सा पॉजिटिव रहता है। ये चीज़ क्लियर हो गई तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए रिफ्लेक्शन। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन के अंदर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो अगर हम बात करें देखिए ए बी को अगर हम एक मिरर की तरह कंसिडर कर लें कि ए बी हमारे पास क्या एक मिरर है और एक पॉइंट हमारे पास पी एक्स कोमा वाई है, तो ये इसका जो मिरर इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी। तो अगर ये मिरर है तो जितने डिस्टेंस पर ये मिरर से उस साइड को है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के नीचे साइड भी होगी। तो अगर हम इसी चीज को कोऑर्डिनेट में देखें तो देखिए कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = 0 की बात कर रहे हैं यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है। तो आप कहेंगे y = 0, यानी एक्स एक्सिस हमारी वो एक्सिस होती है जहां पर y की वैल्यू क्या रहती है 0 रहती है। तो इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है तो हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, या हम पहले लिख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये m है, ये मतलब m फॉर मिरर हो गया, इन रिफ्लेक्शन हो गया x के अंदर। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास हमारे पास दोनों के दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन करूं एक्स एक्सिस के हिसाब से तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो क्या आएगा, तो देखिए बहुत ढंग से x जो चीज है हमारे पास, पहले एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया 3,4, देखिए ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है 3,4। अगर मुझे इसकी मिरर इमेज निकालनी है या इसका रिफ्लेक्शन निकालना है x एक्सिस के अलोंग में, तो हम कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि भाई ये जो पॉइंट है, जैसे हम इसको पॉइंट मान लेते हैं p, ये जो पॉइंट p है अगर हमें इसका मिरर इमेज निकालना है तो देखिए कितना डिस्टेंस पे है, तो आपने कहा ये तो भाई 4 डिस्टेंस पे है ऊपर, तो नीचे भी 4 डिस्टेंस पे जाएगा। तो चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज ये हो रहा है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सी है y की ले रहे हैं हम लोग। देखिए यहां से लेके यहां तक y की डिस्टेंस है, तो y की डिस्टेंस से नीचे आ रही है, तो चेंज कौन होगा, सिर्फ y वाला कोऑर्डिनेट। अगर हम बात करें इस पॉइंट p डैश की बात करें तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे पहले x को लिखेंगे 3, फिर y को लिखेंगे -4। तो हुआ क्या हमारे पास, जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज हो गया, दैट इज पहले प्लस था फिर माइनस हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जब भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, x में कोई चेंज नहीं रहता और y क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर हम इसी केस में बात करें और हम देखिए इसमें आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा हमारे पास, अगर हमें निकालना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट का सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनली क्या रहता है, तो आप कहेंगे -x और +y। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या रिफ्लेक्शन देगा, तो आप कहेंगे x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, y हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारे पास दोनों क्या रहते हैं, इनिशियली नेगेटिव रहते हैं, लेकिन हमारे पास जब हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, y आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, mx, हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है x और नेगेटिव y, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, mx। देखिए x में कोई चेंज नहीं आएगा और y क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ क्लियर कर ली कि y = 0 या x एक्सिस में कितने रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। तो आपने कहा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता है, सेकंड से थर्ड में जा सकता है, थर्ड से सेकंड में आ सकता है और फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है इन द लाइन y = 0 पे। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए इसको कंसिडर करिए, ये हमारे पास क्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, -3 है और यहाँ से तक कितना है, 4 है, तो हम उसको लिखेंगे -3,4। जितना डिस्टेंस ये यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस नीचे भी जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है, 4 डिस्टेंस है, तो 4 डिस्टेंस यहाँ पर भी आएगा, नीचे आएगा। तो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, देखिए -3 तो एज इट इज रहेगा और 4 का क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझा रहा था मैं कि हमेशा डिस्टेंस पे बात होती है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास y का काउंट होता है जब हम लोग x = 0 लेके चलते हैं। तो देखिए यानी जब x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस में हमारे पास क्या रहता है कि जो हमारे पास
कोई भी कोऑर्डिनेट रहता है वो y के हिसाब से चेंज होता है, यानी y हमारे पास चेंज होता है जब हम लोग x एक्सिस में चलते हैं, यानी जब हमारे पास लाइन y इक्वल टू 0 रहती है तो y वाला चेंज होता है, x वाला चेंज नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल टू 0 दैट इज द y एक्सिस, अब ये भी समझ लीजिए। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस की इक्वेशन की बात करें तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे x इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस वो चीज़ होती है जहां पर x की सारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिर से हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं और यहाँ चलते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 3,4, यानी जो कोऑर्डिनेट हमारे पास 3,4 है ये हमने p मान लिया। अगर मुझे y एक्सिस के अलोंग, यानी अब हमारा जो मिरर का काम करेगा, पहले x कर रहा था y करेगा, यानी ये जो हो जाएगा हमारे पास ये मिरर का काम करेगा। अगर ये मिरर का काम कर रहा है तो देखिए यहाँ पर हम चल रहे हैं y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे देखिए जो डिस्टेंस यूज हो रही है वो x की हो रही है, तो x वाला चेंज होगा। तो जब इसको मिरर मानूंगा तो जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 3 है, तो आप यहाँ 1 2 3 आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर ये 3 के बदले क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये 4 तो एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास p डैश हो गया। तो हमारे पास जो p का रिफ्लेक्शन निकला तो निकला p डैश -3,4। तो हुआ क्या, देखिए जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं y के हिसाब से, और अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं। अगर इसकी रिफ्लेक्शन की बात करें तो देखिए अगर ये y एक्सिस है तो हमारे पास x चेंज हो रहा है, तो देखिए x का साइन क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव था तो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और y में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब भी आप y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो y पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ x चेंज होंगे। अगर हम आगे देखें, अगर हम देखें इसी पॉइंट को, ये जो हमारे पास पॉइंट दिख रहा है, इसी को अगर हम लोग x के हिसाब से चले, देखिए x के हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी समझाया था कि -3,4 है, तो जब भी हम लोग x को मिरर मानते चलते हैं x चेंज नहीं होता, y चेंज होता है, और y चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। चलते हैं इधर पे। अगर मैं इसी की बात करूं तो इसी में देखिए अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट से अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएंगे तो देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट आप करें कि भाई जो हमारे पास x है, यानी कोई भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास x नेगेटिव रहता है, y पॉजिटिव रहता है। तो जब भी हम इसकी रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x आपका पॉजिटिव हो जाएगा और y क्या आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी हमारे पास जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, x में चेंजेस हो रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, पहले इसका देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहते हैं। जब हम इसकी रिफ्लेक्शन की बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो देखिए y में कोई चेंज नहीं आएगा, तो y तो एज इट इज रहेगा, और x हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव रहता है, y नेगेटिव रहता है। जैसे ही हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -(x) एंड -(y). तो ये 4 केस ही बनते हैं इसमें। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लूँ, इसको कर लेते हैं। ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है -4 और -3, इसको हम क्यों मान लेते हैं। अगर मुझे इसका रिफ्लेक्शन ले चाहिए किस पे, y एक्सिस के हिसाब से, तो यहाँ से इधर जाएगा तो देखिए कितना डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आप यहाँ जाएंगे तो ये जो पॉइंट हुआ क्या होगा, 4,-3। देखिए चेंज क्या हुआ, सिर्फ x वाला चेंज हुआ, y वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम कहेंगे -4 -3 से हमें क्या मिल गया, 4,-3। तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन इन द लाइन x = 0, दैट इज द y एक्सिस। नेक्स्ट हम चलते हैं ओरिजिन पे। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या रहता है हमारे पास, 0,0, यानी इस पॉइंट की हम बात करें, यानी यहाँ पे देखिए 0,0, ये जो हमारे पास है यही हमारे पास क्या रेफरेंस पॉइंट रहता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 ही क्वाड्रेंट रहते हैं। एक एक करके समझिए। अगर मैं जब ओरिजिन के हिसाब से, तो MO मान लीजिए ओरिजिन के हिसाब से, किसी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो ये जो चीज़ रहेगी वो क्या हो जाएगी,
एग्जाम्पल के साथ चलते हैं बेटा। देखिए जैसे मैंने एक पॉइंट लिया 4,5, ठीक है। अगर मैं इस ओरिजिन को एज अ मिरर मान के चल रहा हूँ, मुझे जब रिफ्लेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो चीज़ है वो इधर आएगी कहीं ना कहीं। अच्छा यहाँ पर दोनों क्या है, पॉजिटिव के हैं, तो जब भी हम ओरिजिन के हिसाब से लेते हैं तो दोनों हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ पर है 4,5 पर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास -4, -5। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करें इसके अंदर तो ये देखिए हमने क्या लिया था पॉइंट 4,5 और वो हमारे पास क्या हो गया था -4, दैट मीन्स कभी भी अगर हम ओरिजिन के हिसाब से रिफ्लेक्शन लेते हैं तो हमारे पास दोनों सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का x माइनस का y। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो सेकंड का आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, देखिए सेकंड हमारे पास -x + y होता है, जब हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा +x - y। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का रहता है, y माइनस का रहता है, तो इसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या होगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर ओरिजिन के हिसाब से क्या हो रहा है कि जो हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेटेड हैं, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अगर चेंज हो रहे हैं देखिए एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे अगर मैं इस कोऑर्डिनेट में कोई एग्जांपल लूँ, ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड में मैंने एग्जांपल लिया -5,4 का, तो अगर मैं यहाँ से ओरिजिन के हिसाब से देखता हूँ तो ये इस तरफ आएगा, तो -5,4 क्या बन जाएगा, इधर आके 5, -4। देखिए यहाँ से ये इतने डिस्टेंस में था, तो यहाँ से ये इतने डिस्टेंस पे आगे होगा, तो ये हमारे पास ओरिजिन के हिसाब से रिफ्लेक्शन की बात हो गई है। तो नेक्स्ट देखिए चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेजेस आर 8, -6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P की बात करें, देखिए P जो है ना, P का रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्स एक्सिस से जो हमें इमेज मिल रही है वो मिल रही है 8, -6 से। तो ये देखिए 8, -6 ये हमारे पास क्या है, इमेज है, किसकी है, P पॉइंट की है। और क्या कंडीशन थी, एक्स एक्सिस थी। तो मुझे बताइए एक्स एक्सिस में चेंज क्या होता है। अगर हम विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी चलें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम इसके इमेज से इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर y वाला चेंज होगा ना, तो 8, 6 यानी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P थे वो क्या थे, 8, 6 थे। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन द y एक्सिस। अब इसी को अगर हम y की बात करें, अगर हम y के हिसाब से कर लें तो ये समझाया गया था कि y एक्सिस के हिसाब से क्या होता है कि अगर हमारे पास 8, 6 है और y एक्सिस है तो y एक्सिस हमारे पास ये रहती है, तो इसमें जो चेंज होता है क्या होता है, x वाला चेंज होता है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -8 और +6, यानी सिर्फ हमारे पास 6 तो एज इट इज रहेगा और जो 8 है वो -8 हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों के दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं -8, 6। लेकिन इसको अगर हम डायग्राम के साथ समझें तो डायग्राम के हिसाब से क्या है, देखिए हमारे पास पहले क्या था, 8, -6 था, तो 8 कहाँ पे हमारे पास ये रहा और -6 कहाँ है, ये रहा, तो -6 और 8, 8, -6 है तो 8 पहला आएगा, तो 8 और ये रहा, तो ये है हमारे पास 8, -6। अब इसका अगर ये तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है ना, तो इसका एक्स के हिसाब से जो ओरिजिनल जो P पॉइंट है, जो P कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, देखिए यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है, 6 है, तो यहाँ से भी कितना जाएगा, 6 जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 8, 6 हो जाएगा, यानी P हो जाएगा। इसी P को कह रहा फाइंड आउट करने के लिए, तो फॉर्मूले के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पता है ना कि जो M है x के हिसाब से x, y जो रहता है वो क्या हो गया, देखिए x के हिसाब से x, -y हो गया था, और वहीं से हम लोग इसको वापस लेके आए। चलिए अब इसका वो रिफ्लेक्शन पूछ रहा है y के हिसाब से, तो y के हिसाब से देखिए यहाँ से कितना डिस्टेंस पर 8 है, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका, भाई x 8 है, 8 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -8, 6। तो चेंज क्या हुआ हमारे पास, x चेंज हुआ जब हम लोग y को मिरर मानते हुए चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट पे। तो
तो इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करूं एक्स एक्सिस के हिसाब से, देखिए तो अगर मैं कोई एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, मान लीजिए मैं करता हूं 5,0। अब 5,0 को जब मैं एक्स एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्शन लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, तो आप कहेंगे 5,0 कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है, देखिए ये रहा, तो ये हमारे पास है 5,0। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि 5,0 क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 है। और हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन निकालते हैं किसके अंदर, जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं एक्स एक्सिस के अंदर, तो ये ध्यान रखना y कोऑर्डिनेट चेंज होता है और y कोऑर्डिनेट क्या यहाँ पे 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका जो हमारे पास 5,0 का एक्स में रिफ्लेक्शन आएगा वो क्या आएगा 5,0 आएगा। तो इसे हम कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट इन एक्स एक्सिस। अगर हम सिमिलरली एक और देखें y एक्सिस के हिसाब से देख लें तो y एक्सिस क्या कहलाता है, देखिए एक और एग्जांपल आप मान लीजिए, यहाँ से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, देखिए 0,3 ले लीजिए। अगर मुझे इसको y एक्सिस के हिसाब से देखना है रिफ्लेक्शन तो क्या होगा, तो आप कहेंगे y एक्सिस के हिसाब से 0,3 जो है, तो 0,3 के हिसाब से जो 0 है यानी जो x हमारे पास है तो x चेंज होता है, और x चेंज होगा कैसे जब ये 0 है, तो इसका मतलब इसका भी क्या आंसर आएगा 0,3 ही आएगा। एक और देख लीजिए ओरिजिन के हिसाब से 0,0, अगर इसका रिफ्लेक्शन लेंगे ओरिजिन के हिसाब से तो हम बस क्या आएगा 0,0 ही तो आएगा। तो ये कुछ इनवेरिएंट पॉइंट के एग्जांपल थे। चलते हैं नेक्स्ट पे और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए P and Q have coordinates -2,3 and 5,4 respectively. Reflect P in the x-axis to P dash and Q in the y-axis to Q dash. State the coordinates of P dash and Q dash. कितना इजी क्वेश्चन, देखिए P and Q have coordinates -2,3। देखिए -2,3 की बात करें तो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो देखिए -2 ये रहा और 3 ये रहा, ये हमारे पास -2,3 है और ये जो है P पॉइंट है। और जो हमारे पास Q पॉइंट है ये हमारे पास है 5,4, तो देखिए 5 ये रहा और 4 ये रहा, तो 5,4 है ये हमारे पास Q पॉइंट है। इसने कहा था कि रिफ्लेक्ट P इन द एक्स एक्सिस, यानी P को हमें एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है, तो एक्सिस हमारे पास ये है तो सिर्फ y चेंज होगा, y चेंज होगा तो देखिए ये तो ओरली आंसर निकाल सकते हो -2 -3, तो -2 -3 कहाँ आएगा -2 -3, ये जो -2 और -3 है ये हमारे पास क्या हो जाएंगे P डैश हो जाएगा, यानी P का हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा अंडर एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें Q की तो इसने बोला है Q इन द y एक्सिस, तो Q की बात करें तो Q यहाँ पे कितना है 5,4 है, तो देखिए 5,4 है, हमें y एक्सिस को मानना है, तो y एक्सिस में यानी x चेंज होगा, तो यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो -5 हो जाएगा और y में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है, एक सेकेंड, अगर हम y एक्सिस में लेके चलें तो 5,4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप आ जाइए -5 और 4, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा -5,4, ये हमारे पास Q डैश हो जाएगा जो कि Q का रिफ्लेक्शन है y एक्सिस के अलोंग। अच्छा, ये हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए Q डैश और P डैश, यही चीज पूछा था क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहा है कि द पॉइंट -5,0 ऑन रिफ्लेक्शन लाइन इज मैप्ड एज 5,0। बहुत बढ़िया, यानी कोई भी एक पॉइंट है -5,0, देखिए -5,0 कहाँ होगा, तो आप कहेंगे -5 ये रहा और ये रहा -5,0 इज मैप्ड एज 5,0। अगर तुमने 5,0 लिखा हुआ है एंड द पॉइंट -2, -6, तो -2, -6 कहाँ आएगा बेटा, तो ये आएगा आपका यहाँ पर, ये -2, -6 है। ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन इज मैप्ड एज 2, -6, इसको हमने 2, -6 लिखा हुआ है, तो अगर हम देखिए 2, -6 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा कुछ, और जो पहला पॉइंट था उसको हमने क्या लिखा था 5,0। तो ये पूछ रहा है नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा,
तो रिफ्लेक्शन किसके हिसाब से है आपके पास, वाई एक्सिस के हिसाब से। ये आपका आंसर हो गया। देखिए जब हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, देखिए एक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होता है किसमें होता है, वाई एक्सिस में होता है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ 5, -8 इन द लाइन ऑब्टेन्ड इन ए। अच्छा मुझे बताइए, इसने ये बोला है 5, -8, तो 5, -8 कहाँ पे आएगा, अगेन फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। तो 5 का हम पास ये रहा और -8 कहाँ है ये रहा, तो ये आपके पास कुछ ये वाला पॉइंट जो है ये 5, -8। अगर 5, -8 का हमें रिफ्लेक्शन चाहिए इसी लाइन पे यानी वाई पे चाहिए, तो वाई हमारे पास ये रहा, तो यहाँ से हमें सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज करना है। तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ कितना है 5, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा -5 और हमें 8 पे रहना है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा -5, -8। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, यानी बी पार्ट का। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा इसमें। तो यहाँ तक तो आपका रिफ्लेक्शन था, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्शन था सिंपल एक्सेस पे, यानी कोई भी पॉइंट था उसको हम लोग वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस तरह ट्रीट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर पास दिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन x = a, यानी हम अगर बात करें x = एक सिंपल सा बता लें कि 2। अगर हम x = 2 की बात करें तो अगर हम एक लाइन को कंसिडर कर लें x = 2, तो x की वैल्यू कहाँ पर है 2 ये रही। तो यानी ये जो हमारे पास लाइन बनी है यहाँ से, ये किसकी लाइन हो गई, x = 2 की। तो इस पे खास बात ये रहेगी कि अब हमारे पास ये y कंसिडर नहीं रहेगा, ये कंसिडर हो जाएगा एज अ मिरर, यानी हम इसको एज अ मिरर मानेंगे और रिफ्लेक्शन भी हम इसी के हिसाब से देखेंगे। अब हमारा इस y एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ये जो हमारे पास y एक्सिस है इससे हमारे पास कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी हमारे पास मिरर का काम करेगा वो कौन करेगा, द लाइन x = 2 पे। अब यहाँ पर ये देखिए, तो इसके हिसाब से अगर हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो कोई भी हमारे पास पॉइंट होगा तो वो इसके हिसाब से देखेगा, तो इसको मानेगा। तो यानी हम नीचे वाला यानी x वाले हमें नहीं लेना। तो अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करें, देखिए ये हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं 5, अगर मुझे इसका 5, का रिफ्लेक्शन चाहिए इस x = 2 पे, तो ये कितना सिंपल सा है। इसको आप ये देखिए कि इस लाइन से ये कितना डिस्टेंस पे, आपने कहा 1, 2 और 3 पे। तो यानी जो 5 है वो 2 से कितने पर है, यहाँ से यहाँ 3 पर है, तो हमें भी यहाँ 3 चलना पड़ेगा। तो देखिए 1, 2 और 3, तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी ये पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास, -1,5। तो यानी हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, पहले उस लाइन तक हमें x कोऑर्डिनेट को लेके जाना है। देखिए ये हमारा एज अ y एक्सिस तो काम कर ही रहा है ना, x = 2, तो y के हिसाब से चेंज क्या होता है हमारे पास, x चेंज होता है ना। तो यानी जो आपके पास y कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रह रहा है। x में क्या हो रहा है, पहले मैं देखिए जो 2 पे आना है, यानी 2 हमारा अगर हमारा मिरर की तरह काम कर रहा है, तो मुझे अगर 5 से 2 पे आना है तो मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा। अब वहां पर आ गया तो मुझे वहां से फिर 3 माइनस करना है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या था कि 5 में से हमने पहले 3 माइनस किया तो हम पास 2 आ गया, फिर ये 3 फिर माइनस करेंगे कि उतना ही डिस्टेंस और होगा तो -1 हो जाएगा। तो हम पास शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी। एक और पॉइंट देख लीजिए, हम लोग एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। देखिए हम पास अब पॉइंट P -2,3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x = 2। तो हम पहले एक लाइन मान लेंगे x = 2, तो ये लाइन हम पास होगी x = 2 की, और जो हमारे पास पॉइंट है वो है -2,3। तो -2 कहाँ पर है ये रहा, और 3 कहाँ पर है ये रहा। तो यानी जो पॉइंट है -2,3 है, मुझे इसका रिफ्लेक्शन चाहिए इस लाइन के हिसाब से। तो मैं चेक करूंगा ना कि इस लाइन के हिसाब से कितने डिस्टेंस पर है। तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, कैसे, -2 से +2 जाने पर मुझे 4 डिस्टेंस की जरूरत है। तो 4 और आगे काउंट होगा, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे 6,3 पे। देखिए कितना ईजी है। तो हमने क्या किया, पहले -2 से 2 जाने के लिए हमें 4 डिस्टेंस की जरूरत थी, तो हमने फिर 4 और ऐड कर दिया, तो कहाँ पहुंच गए 6 पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन y = a। तो अगर हम y की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए 2 मान लीजिए, अगर y की वैल्यू 2 मान लेते हैं तो हमारे पास 2 ये रहेगा ना। तो ये जो लाइन हमारे पास होगी y = 2 की। अब हम लोग कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सिमिलरली वही बात है कि यहाँ पर पॉइंट कहाँ होगा, या तो इसके नीचे होगा या तो ऊपर होगा, और इसी को हमें क्या मानना है, मिरर मानना है। अब इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक पॉइंट अगर मैं कंसीडर कर लूँ, देखिए इस पॉइंट को हम देख लेते हैं 3,5 है। तो लाइन तो ये रही ना, तो लाइन अगर ये रही तो ये किसकी तरह, x की तरह काम कर रही है, y की वैल्यू 2, और x की तरह काम कर रही है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो नीचे तरफ मिलेगा। तो ये देखिए ये y = 2 से कितना डिस्टेंस पर है, तो आपने कहा ये जो है 5 पर है, यानी 1, 2, 3 पर है। तो 1,
2 3 नीचे आ जाएगा तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे देखिए 3 तो एज इट इज रहेगा, 3 -1 तो नहीं, देखिए अब ये किसी तरह काम कर रहे हैं, ये x है ना तो y चेंज हो रहा है, तो 5 से कहाँ आ गया, -1 की तरफ आ गया। ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन पे करते हैं हम लोग, द पॉइंट्स p 4,1 एंड q -2,4 आर रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y = 3। तो पहले हम एक लाइन बनाएंगे y = 3, ये हमने एक लाइन बनाई y = 3 पे। इस लाइन पे हमारे पास दो पॉइंट है, 4,1 है, तो 4,1 तो हमारे पास यहाँ है, 4 ये रहा और 1 ये रहा। ये 4,1 है जो पॉइंट हमारे पास P है। पहले P की बात कर लेते हैं। तो P पे क्या कहा उसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। तो P डैश के हमारे पास रिफ्लेक्शन है, तो अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन इसके हिसाब से करूं, बस ये चेक कर लीजिए कि ये इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है। तो आपने कहा 1 और 2, भाई ये ऑलरेडी किस पे है, 1 पे है और हमें 3 तक जाना है। तो देखिए कितने डिस्टेंस पर, 2 पे, 1 और 2, तो हम क्या 2 पर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा पॉइंट। अब देखिए ये किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, ये आपके एक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, तो वाई वाली चेंज होगी, तो हमारे पास क्या होगा, 4 तो एज इट इज रहेगा। और देखिए यहाँ से 2 था, यहाँ से कितना और ऊपर हो जाएगा ये, देखिए 1 + 2 3 हुआ, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 4,5 आपके पास क्या आ जाएगा P डैश। अगर हम Q की बात करें तो Q हमारे पास क्या है -2,4, तो -2,4 कहाँ आएगा, ये रहा -2,4, -2,4 की बात करें इसका रिफ्लेक्शन में चाहिए। तो देखिए इस लाइन से ये कितना ऊपर है, देखिए 1 पोजीशन ऊपर है, तो आप 1 पोजीशन नीचे आ जाएंगे और क्या हो जाएगा, देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है, -2 तो चेंज होगा नहीं। और ये देखिए 4 से 1 यहाँ कितना हुआ, 1 यहाँ हुआ, तो कितना हो गया भाई, ये 4 से 1 3, 3 से 1 2, तो -2,2, ये क्या हो जाएगा अपने पास Q डैश। अगर ये Q है तो ये Q डैश हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास रिफ्लेक्शन का था। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं जिसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, वो किस काम में आता है, तो सिंपली एक समझिए इस चीज़ को, जैसे मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लूँ 3,2 और एक पॉइंट और कंसिडर कर लूँ मैं 6,4। अब इसको कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है x, y, ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, या तो आपको रेशियो गिवन देगा, या तो आपको रेशियो फाइंड आउट करने बोलेगा, आपको ये कोऑर्डिनेट दे देगा जो उसको डिवाइड कर रहा है, उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो हमें चीज़ समझनी है कि इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है AB और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2 y2 और इसको एक C पॉइंट, कोई भी C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट में x, y मान ले रहा हूं, तो ये किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा ए बी लाइन को। तो उस रेशियो की हम बात करें तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए या इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए जो आपका लाइन सेगमेंट ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जब भी हम इनको फाइंड करने की बात करते हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूला को याद करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है हमें कि जो हमारे पास ये x का कोऑर्डिनेट है, तो x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये देखिए m को इधर मल्टीप्लाई करेंगे x2 में, n को इधर करेंगे, तो हम लिखेंगे इसको m x2 + n x1 डिवाइड बाई m + n। और जब हम इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम पास m y2 + n y1 बाई m + n। तो ये हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जब भी हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, या तो ये इस कोऑर्डिनेट को पूछेगा या वो रेशियो को पूछेगा, या रेशियो और कोऑर्डिनेट दोनों दे देगा, कोई आपका उस लाइन सेगमेंट का कोई भी पॉइंट पूछ लेगा। तो ये सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सेक्शन फॉर्मूला का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वो ये है कि कभी भी कोई लाइन को कोई तीसरा पॉइंट, यानी कभी भी कोई लाइन सेगमेंट को तीसरा पॉइंट इंटरसेक्ट करता है किसी रेशियो में, तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम निकाल सकते हैं। चलते हैं इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A एंड B इन द रेशियो 2:3। देखिए अगर हम एक लाइन बनाएं, ठीक है, ये हमारे पास A है -2,5 और हमारे पास इसका जो दूसरा एंड है वो देखा है B 3,-5। तो ये हमारे पास जो AB है इसको एक और पॉइंट कोई डिवाइड कर रहा है जो 2:3 में कर रहा है। तो हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, C पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, और ये रेशियो जो हमें दे रखा है वो 2:3 दे रखा है और हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालना है x, y। देखिए सेक्शन फॉर्मूला यहीं पर काम आता है हमारा कि ये जो रेशियो हमें दे रखा है इसको मान लेते हैं m
इसको मान लेते हैं n। अगर मुझे x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, तो आप कहेंगे x जो होगा हमारे पास m, देखिए इसको हम x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m x2 n x1, यानी हमारे पास आ जाएगा m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। अगर हम x को फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो m की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, तो 2 3 से कितना हो गया 6, प्लस n की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 इंटू -2 बाई m प्लस n, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, ये आपका 6 माइनस 6 बाई 5 दैट इज 0। तो यानी x की जो हमारे पास वैल्यू आ गई क्या आ गई 0 आ गई, तो ये हमारे पास 0 कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा देखते हैं सेकंड y की, तो अगर हम y को निकालना चाहेंगे तो y का हमारा होता है m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। अगर हमें वैल्यू पुट करते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 5 बाई 2 प्लस 3। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी -10 प्लस 15 बाई 5, तो आपके पास आ जाएगा क्या 5 बाई 5 दैट इज 1। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ गई 1 आ गई, दैट मीन्स ये 0 है और ये क्या आ गया 1 आ गया। तो 0,1 जो है हमारे पास, दैट मीन्स 0,1 जो हमारे पास है वो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ पे, और एक और क्वेश्चन है जहां पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें लाइन सेगमेंट दे दिया गया है, तो हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, ये ए और बी मार्क कर लीजिए, ये लाइन सेगमेंट हमें दे रखा है और पॉइंट दे रखे हैं इसके -3, 10 एंड 6, -8 और इसे डिवाइडेड बाई -1,6। अब हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इनको क्या मान सकते हैं m और n। तो ये हमारे पास रेशियो हो गया m और n। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x है, ये y है, ये हमारे पास x2 है और ये y2 है। अगर हम यहाँ पर x निकालते हैं तो x का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x की हमें वैल्यू दे रखी है -1, हमें m नहीं दे रखा, तो m को हम एज इट इज रख देंगे। x2 की वैल्यू हमेरे पास जो दे रखी है वो दे रखी है 6, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, प्लस n, x1 की वैल्यू हमारे पास -3 दे रखी है, बाई m प्लस n दैट इज m प्लस n। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। और देख लेते हैं, तो ये -n प्लस 3n ये हो जाएगा, 6m प्लस m ये हो जाएगा, दैट इज ये 7m हो जाएगा और ये 2n हो जाएगा। दैट मीन्स जो m अपॉन n का जो रेशियो आ जाएगा वो 2/7 आ जाएगा। दैट मीन्स 2:7 में आपका ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 2:7 क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, k रेशियो में भी चलते हैं, जैसे हम इसको लिखे चलते हैं एक बार। अगर हम इसको k मान लें और इसको 1 मान लें, अगर हम k रेशियो में भी चलते हैं तो बहुत k से भी इजीली हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए अगर हम x इक्वल की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा kx2 प्लस 1 इंटू x1, तो n की वैल्यू देखिए हमारे पास अब 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू k हमारे पास है नहीं तो 6k हो जाएगा, और 1 इंटू ये -3 हो जाएगा बाई k प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो -k माइनस 1 इक्वल टू 6k माइनस 3, तो 7k यहाँ आ जाएगा और यहाँ आपके पास हो जाएगा 2। दैट मीन्स k की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/7 आ जाएगी। और हमने ये कहा है कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो k रेशियो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/7 रेशियो 1 दैट इज 2:7 हमारे पास आ जाएगा। तो कोई कहता है कि मैं y कोऑर्डिनेट से निकाल लूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं। y से भी निकालेंगे तो my2 ny1 बाई m प्लस n से भी आप इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात करते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है कि कभी भी अगर हम बात करें, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बार इक्वली कट रहा है। तो कैसे कट रहा है भाई, देखिए यहाँ से मैं इसको ए की मान लूँ,
तो मैं अगर ये ए बी है तो इसको मैं सी और डी मान लूँ। दैट मीन सी और डी क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है लाइन सेगमेंट ए बी के। ट्राइसेक्शन का मतलब ये भी होता है कि हमारे पास ये वन और ये वन, यानी ये तीनों यानी ए सी, सी डी और बी डी ये हमारे तीनों इक्वली कटेंगे और इक्वली रेशियो के साथ देखा जाए तो 1:1:1 रहेंगे। तो इसी को हम ट्राइसेक्शन कहते हैं। जब तीन, देखिए ट्राई मतलब होता है तीन, सेक्ट मतलब होता है पार्ट्स, जब ये तीन पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी आपको ये कह देगा फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड, अब वहां पे आपको क्या कर सकते हैं, जब अगर आप सी को निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए अगर आप सी के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो यहाँ तक देखिए ये 1 है और यहाँ तक देखिए 2 है। तो आपका जो रेशियो क्लियर हो गया कि ये एम की वैल्यू ये हो जाएगी, एन की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप डी को निकालने जाएंगे तो देखिए डी को निकालने के दो तरीके हैं, इसको 2 इसको 1 मान लीजिए, या सी के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद क्या डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी भी है कि नहीं है, तो हम मिड पॉइंट भी सीखेंगे अभी। ट्राइसेक्शन को समझने के बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं ट्राइसेक्शन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिसमें हमारे पास एक पॉइंट हमें दे रखा है 4, -1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है -2, -3। अगर हम इसकी बात करें, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ए पॉइंट, इसको बी। तो ट्राइसेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम और मार्क करने पड़ेंगे जिसको हम सी और डी मान लेते हैं। तो देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया, ये 1:1:1। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझने वाली चीज़ है, जब हम सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सी के लिए हमारे पास ये 1 रेशियो हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये 2 रेशियो हो जाएगा, यानी ये हमारे पास m की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम c के कोऑर्डिनेट को x, y मानते हैं इस केस में, तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, mx2, देखिए हमारे पास ये x1 हो जाएगा और ये y1, ये x2 और ये y2। थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसमें, तो देखिए 1 इंटू, आप सीधे लिख लीजिए, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपके सामने, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n इज इक्वल टू, m की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 बाई 1 प्लस 2, दैट इज, अगर हम बात करें -2 यहाँ से आ चुका है, प्लस 8 यहाँ आ गया बाई 3, दैट इज 6/3, दैट इज 2। तो अगर हम बात करें x कोऑर्डिनेट की, तो x जो हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली अगर हम y निकालें c के लिए, ये हमारे पास c के निकल रहे हैं दोनों x और y, तो y की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m 1 इंटू -3, 2 इंटू -1 बाई m प्लस n, दैट मीन्स 1 प्लस 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, यह आ जाएगा -2/3, दैट इज -5/3। तो जो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो c के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या जाएंगे, x हमारे पास आया था कितना 2, तो 2, -5/3। पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है। अच्छा, इसके बाद जब हमारे पास c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट को मार्क कर देता हूँ 2, -5/3। और हमारे पास अब देखिए ये जो c है और ये जो b है, क्या इनके रेशियो 1 और 1 है कि नहीं है। तो हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो हम लोग भी आगे पढ़ेंगे। आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कभी भी ये बस ए बी है और एक सी और है जो 1:1 में हमें डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास m की वैल्यू हुई, n की वैल्यू हुई, ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 y2, ये हमारे पास x, y। तो अगर हम x की बात करें तो mx2, तो यानी 1 इंटू x2 तो x2, 1 इंटू x1 तो x1 बाई 2, और y की बात करें तो y2 प्लस y1/2। तो ये हमारे पास सिंपली जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमारे पास क्या होता है, जब भी हमें किसी लाइन सेगमेंट में कोई मिड पॉइंट दे रखा होता है, तो हम उस मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली जो उनके एंड पॉइंट्स हैं उन दोनों को ऐड करते हैं, उनके x कोऑर्डिनेट्स को बाई 2 और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं बाई 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला भी है, इसको हम थोड़ा सा अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम चाहें तो d को, जो d है हमारे पास, हम लिख सकते हैं कि जो d है, d इज द मिड पॉइंट ऑफ, d इज द मिड पॉइंट ऑफ CB। और हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए
अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो डी के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 2 और इसको मान लेंगे 1। अगर हमें डी निकालना है तो इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर की बात करें, इस डी का जो एक्स वाई होगा, अगर हम x निकालते हैं तो यहां से अब ये 2 रेशियो की तरह काम करेगा, तो वही mx2, तो 2 इंटू -2 प्लस अगर हम बात करें 1 इंटू 4 बाई 3, तो हम बस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, यहाँ पे आ जाएगा +4 बाई 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। आगे देखें, अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कैसा आएगा, तो y के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 बाई 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 और -7, तो -7 बाई 3। तो हम पास जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 0, -7 बाई 3। तो ये हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट भी आ गए हैं। तो हम कभी भी अगर ट्राइसेक्शन की बात करें तो जब इसको जिसने मिड पॉइंट पढ़ लिया होगा वो मिड पॉइंट से कर लेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने भी आपको जस्ट समझाया था, एक बार और देख लीजिए इसको फटाफट। ये क्या कहना चाहता है कि कभी भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और सी हमारा एक मिड पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और ये 1:1 हो जाएगा तो यहाँ पर ये अगर x1 y1 है, ये x, y है और ये x2 y2 है। तो अगर जब हम c के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 y2, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बाई 2। ये आया कहाँ से, देखिए कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर भी हम लोग देखिए ये m और n है। अगर हम x की बात करें तो फॉर्मूला होता है क्या, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और जब हम y को निकालते हैं तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इन्हीं में हमने क्या कर दिया, m और n की वैल्यू 1 1 पुट कर दी। देखिए आप 1 1 पुट कर दीजिए तो आपका यही फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। चलते हैं इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द 3 वर्टाइसेस ऑफ अ पैलोग्राम आर 3, 4, 3, 8 एंड 9, 8, फाइंड द 4th वर्टाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो पहले हम एक पैलोग्राम बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं A, B, C और D। इसको 3, 4 ले लीजिए, जो B हमारे पास है वो 3, 8 है, जो C हमारे पास वो 9, 8 है, और जो D है इसको हम x, y मान लेते हैं। हमें D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो अगर हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इसका ध्यान ये रखना कि यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो पैलोग्राम होता है, पैलोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पर, O पर। दैट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ, आप लिख सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ both BD as well as AC। यानी AC और BD का दोनों का मिड पॉइंट का काम कौन करेगा, O करेगा। अगर हम O की बात करें तो O के लिए अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट को x1 और y1 मान लूं तो ये देखिए कि यहां से जो मिड पॉइंट आएगा वही मिड पॉइंट यहां से भी आएगा। दैट मीन्स जो मिड पॉइंट अगर हम बात करें तो मिड पॉइंट ऑफ, यानी मिड पॉइंट ऑफ आप कहेंगे, इसको ले लीजिए एक सेकंड रुकिए, मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर मैं BD की बात करूं तो BD के लिए 3 प्लस x, देखिए इसका जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 प्लस x बाई 2 हो जाएगा अगर हम ये निकालना चाहेंगे। और अगर हम y की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 प्लस y बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया जो कि O है, किसके हिसाब से, BD के हिसाब से। अगर हम AC के हिसाब से निकालें तो AC के हिसाब से क्या आएगा, तो AC ये रहा, तो 3 प्लस 9 बाई 2, 4 प्लस 8 बाई 2। ये दोनों हमारे पास जो मिड पॉइंट आ रहे हैं, तो मिड पॉइंट इसी कॉमन O की बात हो रही है, तो ये दोनों डायगोनल से सेम ही आएगा। तो यहाँ की बात करें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ की बात करें तो
तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, सिंपली देख लेंगे, देखिए 3 + x है या 3 + 9 है, दैट मीन्स जो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। चाहे आप सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लें या कंपेयर से भी क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखिए 8 8 कॉमन है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमारे पास जो x, y है 4 बटे x है, वो कितना है 9, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा 9,4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चन थे सिंपली किसके पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे। एक और देखिए, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल A, B एंड C। अगर हम बात करें, देखिए एक ट्राइंगल हमारे पास A, B और C, अगर मैं इसके मिड पॉइंट की बात करूं, कह रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AB का जो मिड पॉइंट ऑफ कौन है, P है, जिसका कोऑर्डिनेट में देखा है -2,5, और Q हमारा जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो जो Q है हमारे पास वो मिड पॉइंट है BC का, तो हमारे पास है 2,4। और जो हमारे पास R है, R जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का, दैट इज -1,2। देखिए अब सिंपली एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि अगर ये सामने तो क्लियर है कि भाई हमारे पास ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस A, B एंड C निकालना है। तो अगर हम A को मान लें x1, y1, इसको मान लें x2, y2 और इसको मान लें x3, y3। अगर हमें ये चीज़ निकालनी है, तो निकालेंगे कैसे? देखिए हमें ये तो पता है ना, अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम लाइन सेगमेंट AB की बात करें, तो लाइन सेगमेंट AB में अगर देखें तो AB में क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है, और P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है, दैट मीन्स जो हमारे पास x1 + x2 है, x1 + x2 बाई 2 है, उसकी जो वैल्यू देखिए वो देखिए -2। दैट मीन्स यहाँ से जो हमें चीज़ निकलेगी वो निकलेगी x1 + x2 इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें y की, यहाँ से अगर हम y की बात करें तो जो हमारे पास y1 + y2 निकला है, y1 + y2 बाई 2 निकला है, वो हमारे पास निकला है 5। दैट मीन्स y1 + y2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये भी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग, या इसको आप सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लाइन सेगमेंट AB के बाद अगर हम चले BC की तरफ, तो लाइन सेगमेंट BC के ऊपर चलते हैं, तो BC में हमारे पास क्या है, x2 + x3 बाई 2 की जो वैल्यू दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 + x3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम यहीं से y2 + y3 की बात करें, बाई 2 करें, तो इसके जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 4। दैट मीन्स y2 + y3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे आप 8। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली हम देखें BC के बाद हम चलते हैं AC पे। तो AC के अंदर अगर हम बात करें, ये हमारे पास x1 है और x3 है, तो x1 + x3 बाई 2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1। दैट मीन्स x1 + x3 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। और सिमिलरली अगर हम देखें y1 + y3 बाई 2 की जो वैल्यू में दे रखी है वो दे रखी है 2। दैट मीन्स y1 + y3 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। इक्वेशन नंबर 6 हो गई। तो भाई 6 इक्वेशन बन गई हैं। इन 6 इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम बात करें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की, अगर हम फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ को ऐड कर लेते हैं तो यहां से क्या होगा हमारे पास, देखिए क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमारे पास -4 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास कितनी है, -2 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देख लीजिए आराम से एक बार, यहाँ पर -4 है, यहाँ आपके पास 4 है, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, -2 है। तो अगर हम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को ऐड करते हैं तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ x1 + x2 + x3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये -2 आ गया तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 हो गया। दैट मीन्स x1 + x2 + x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
1 आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो x1 और x2 देखिए, हम अगर हमें किसको निकालना है, जैसे मान लीजिए x1 निकालना है तो हम, या अगर पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, -4 है। अगर इसकी वैल्यू -4 है तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो x3 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आप कहेंगे -1 + 4 दैट इज 3। तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई। सिंपली अगर हम देखें यहाँ से x1 + x2 + x3 के बाद अगर हम बात करें x2 + x3 हमारे पास कितना है, 4 है। अगर हमारे पास 4 है तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 वहाँ चला जाएगा तो -5 आ जाएगी। अगर हम बात करें x1 और x3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, अगर ये 2 है तो वहाँ जगह x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये x1 + x3 की वैल्यू -2 है, देखिए x1 + x2 की वैल्यू -2 है तो ये और ये -2 हो जाएगा, वहाँ जगह +2 हो जाएगा, दैट इज प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास x2 भी आ गया, x3 भी आ गया और x1 हमारे पास कहाँ है, तभी x1 भी ये रहा। तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, x1, x2 और x3। सिमिलरली हम लोग y के लिए निकाल लेंगे। तो अगर हम इसको वैल्यू पहले पुट कर लें, x1 कहाँ हमारे पास -5 है तो ये हमारे पास -5 आ गया, x2 हमारे पास 1 आ गया, तो x2 हमारे पास कहाँ पे भाई, ये रहा, तो हमारे पास 1 आ गया। और x3 हमारे पास कितना आया है, 3 आया है, तो हमारे पास x3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग किस पे, y के लिए निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें, देखिए सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया एंड सिक्स्थ हो गया, इन तीनों को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इन तीनों को हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो ऐड करने में हमें क्या मिलेगा, देखिए ट्वाइस ऑफ y1 + y2 + y3। इसके जो वैल्यू आएगी हमारे पास y1 + y2 + y3 को अगर हम देखें तो देखिए y1 यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 8 है, तो 18 ही हो गया, 18 और ये कितना हो गया, 22 हो गया, तो टोटल 22 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे तो 11 आ गया, तो y1 + y2 + y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अगर ये हमारे पास 11 आ गई, y1 + y2 + y3 की वैल्यू 11 आ गई, तो यहाँ से आप जो अपने पास, देखिए ये अपने पास क्वेश्चन में मान लीजिए 7 मान लीजिए, तो 7 और 2 को कंपेयर करिए, 7 और 4 को कंपेयर करिए, 7 और 6 को कंपेयर करिए। जब हम 2 को लेके चलें तो y1 + y2 की वैल्यू 10 है, अगर ये 10 है तो y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आप यहाँ पे 10 रख लीजिए तो हमारे पास y3 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास y2 + y3 की वैल्यू 8 है, अगर ये 8 है तो y1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हमारे पास y1 और y3 की वैल्यू 4 है तो ये हमारे पास y2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, तो y3 हमारे पास कितना है, 1 है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और y2 कितना हमारे पास 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। और हमारे पास y1 कितना है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं किसके, ट्रायंगल ABC के। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। और हम अब जानते हैं कि सेंट्रोइड क्या होता है ट्रायंगल का। देखिए जब भी हम सेंट्रोइड की बात करें ट्रायंगल के, तो देखिए सिंपली अगर सेंट्रोइड को हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, यानी सारे मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। यानी यहाँ पर जो ये जी आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड को हम लोग किससे शो करते हैं, जी से। इसकी खास बात ये होती है कि देखिए हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है, ये हमारे पास x3 है, ये y3 है। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इस, देखिए ए बी वाले मीडियन को मैं अगर डी मान लूं, इसको मैं अगर ई मान लूं और इसको मैं अगर एफ मान लूं, तो ध्यान ये रखिएगा जो ए है ना, ए, तो यहां पर क्या होता है, जो मीडियन है और जो सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। दैट मीन्स जो लॉन्गर वाला होगा दैट इज फ्रॉम द वर्टेक्स जो होगा वो 2 होगा, और जो नीचे की तरफ यानी जो साइड जाएगा 1 होगा। यानी जो हमारे पास यहाँ पे ए जी रेशियो GE होगा वो हमारा 2:1 होगा। पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि सब जगह देखिए ये भी 2:1 हो जाएगा, ये भी 2:1 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके मीडियंस हैं तो सेंट्रोइड मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपको इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट अगर हम x को निकालेंगे, देखिए अगर हमें g के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो g का जो x होगा वो हमारे पास हो जाएगा x1 + x2
प्लस x3/3। इसकी प्रूविंग आपको नहीं समझनी है, ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। और अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये हमारे पास सेंट्रॉइड के बारे में है कि सेंट्रॉइड क्या होता है ट्रायंगल का। तो सिंपल हमने कहा द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड करता क्या है कि मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। और क्या करता है, देखिए सेंट्रॉइड का जब भी हम बात करें उसके कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है द x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और जो y होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। देखिए कह रहा है कि ABC इज अ ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिए, ABC इज द ट्रायंगल, G 4,3 इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। A की वैल्यू में देखिए 1,3, B की वैल्यू में देखी है 4,B, और C की वैल्यू जो देखिए हमारे पास देखिए 1,1। तो इन तीनों को अगर हम देखें तो हम पास तो तीनों दे दिया, लेकिन A और B हमारे पास मिसिंग है यहाँ पे। और देखिए अगर हम इसके मिड पॉइंट्स लें तो हमारे पास ये मिड पॉइंट ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो अगर यहाँ की बात करें तो ये D, यहाँ की बात करें तो ये E मान लीजिए, इसको F मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो G हमारे पास दे रखा है, G के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं उसने 4,3, और इसको अगर हम x1 मान लें ये y1 हो जाएगा, ये x2 है तो ये y2 है, ये x3 है तो ये y3 है, और इसको हम मान लेते हैं x, y। तो अभी आपको समझाया था कि जो G सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं तो वहाँ पे जो x निकलता है कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी है, 4 दे रखी है। तो 4 इज इक्वल टू x1 कितना दे रखा है हमारे पास, तो x1 हमारे पास दे रखा है 1, प्लस x2 कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 4, प्लस x3 कितना दे रखा है तो आप कहेंगे क्या है a/3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 12 भी हो जाएगा, 5 प्लस a हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सिंपली अगर हम देखें और y का जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट दे रखा है वो कितना है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है यहाँ पे 3 है, और y1 कितना दे रखा है हमारे पास 3, प्लस y2 कितना दे रखा है b, प्लस वहाँ पे कितना दे रखा है 1/3। तो 9 इज इक्वल टू 4 प्लस b, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, तो इसने पूछा देन द लेंथ ऑफ साइड BC इज। तो हमें BC की साइड भी निकालनी है। तो यहाँ पे आप ये भी समझना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे काम करेगा। देखिए अगर ये हमारे पास क्या हो गया 4, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 5, और जो हमारे पास ये हो गया ये चीज़, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो हमारे पास कितना हो गया 7,1। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो BC आ जाएगा, तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो देखिए ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे एक x1 होगा, एक y1 होगा, x2 y2 होगा। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम BC की बात करें, इस डिस्टेंस की बात करें, तो x कोऑर्डिनेट को एक तरफ माइनस कर दीजिए, y को एक तरफ माइनस कर दीजिए। तो कोऑर्डिनेट को माइनस कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो हमने दोनों x को एक साथ माइनस कर दिया, प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 16 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट भी आ गई है 5 यूनिट, क्या होगी इसकी डिस्टेंस हो गई। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें, सबसे पहले हमें ये जानना है कि लाइन क्या होती है। तो कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की है तो उसे हम लाइन की इक्वेशन कहते हैं। लाइन की इक्वेशन की बात करें तो इसको हम एक जनरल फॉर्म में भी बात करते हैं कि ये जनरल फॉर्म है एक लाइन की। अगर सिंपल सा हम एग्जांपल लें, दैट मीन्स एक 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एक लाइन को अगर ड्रॉ करना चाहें किसी कोऑर्डिनेट में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर हम लाइन को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके क्या निकालने पड़ते हैं, सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। और सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसे निकाल जाते हैं, तो हम इसके लिए एक सिंपल सा बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग। अगर हम बात करें, अगर मैं x को यहाँ पे 0 रखता हूँ तो मेरा 6 वहाँ से माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो हमारे पास जो x की वैल्यू हो जाएगी -3 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 0, -2 एंड -3, 0
आर सॉल्यूशन ऑफ द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इतना सा है कि एक लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन पॉइंटों को यहाँ बनाना है और सिंपली इसको ड्रॉ कर देना है। यहाँ तक आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो हम चलते हैं इस पर कुछ और चीज़ें सीखते हैं जो आपके सिलेबस में है। तो देखें, अगर हमारे पास ये प्रूफ करना है या ये चेक करना है कि 4, -2 है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर ये चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो आपके पास जो लाइन है वो क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 2 है। तो आपको यहाँ पे ये आपका x का कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास y का कोऑर्डिनेट है। अगर आप इसको पुट करते हैं तो 3 × 4 आपका ये हो गया, 5 × -2 ये हो गया, इक्वल टू 2 आ रहा है नहीं आ रहा है चेक करना है आपको। तो ये आपके पास 12 हो गया, ये -10 हो गया, इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 इज इक्वल टू 2। तो आप कहेंगे हेंस वेरीफाइड। तो आप कहेंगे यस 4, -2 लाइज ऑन द लाइन 3x प्लस 5y इक्वल टू 2। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एक और हमारे पास है, उसमें ये कहा गया है कि जो पॉइंट 4, 2 है वो लाई कर रहा है इस ग्राफ पे, यानी इस इक्वेशन पे। अगर हम बात करें 5x प्लस ay इज इक्वल टू 28। तो अगर हमारा 4, 2 इस पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स जो हमारी x है, x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 5 × 4 हमारे पास ये है, और a × y की बात करें तो 2 ये रहा, दैट इज 28। और यहाँ से ये 20 आपके पास आ गया, ये 2a आ गया, ये 28 आ गया। यहाँ से 2a इज इक्वल टू आप बात करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट देखें तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात करें तो इसको भी हमें समझना है कि इंक्लिनेशन क्या होता है लाइन का। देखिए, लाइन हमारा किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो तरीके से इंक्लाइन हो सकती है। एक कैसे, जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाए, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जाए। ठीक है, सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तब हम कहेंगे कि इसका पॉजिटिव इंक्लिनेशन है, और जब हम बात करें ये क्लॉकवाइज जाएगा तो हम कहेंगे ये नेगेटिव इंक्लिनेशन है। तो इंक्लिनेशन का मतलब सिंपल सा है कि एक्स एक्सिस के साथ उसका जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो इंक्लिनेशन है उसी से हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप पे। अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप होता क्या है, तो स्लोप को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्लोप हमारे पास क्या है, जो आपका रेशियो है किसका, वर्टिकल राइज बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसके रेशियो हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर क्या हमारे पास ये ए बी है और ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सी बी है, तो ये हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, टेन थीटा को। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो जब भी आपको स्लोप निकालना है तो m इज इक्वल टू टेन थीटा हमारा क्या होता है, एक स्लोप का फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप की, तो देखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप की अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, देखिए ये थीटा है और ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव इंक्लिनेशन। तो अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो इसका जो स्लोप होगा तो m इज इक्वल टू हम टेन थीटा लगाएंगे। तो जितना आपका ये इंक्लिनेशन होगा, जितनी आपकी थीटा की वैल्यू होगी उसको आप 10 पे रख दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा किसी भी स्ट्रेट लाइन का। चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, और आपके पास ये दिया हुआ है कि फाइंड द स्लोप फॉर लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। तो अगर हम बात करें सिंपली कि स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m से हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को। तो जो स्लोप का पहला फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा के फॉर्मेट में। तो अगर हम m की वैल्यू निकालें तो आप कहेंगे टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो हमारे पास क्या आ गया इसका स्लोप, √3। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन फिक्स पॉइंट। अगर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर ये है और एक पॉइंट यहाँ पर है, अगर हमें इसका स्लोप निकालना है, देखिए इसका स्लोप चाहे हम इसका स्लोप, बात तो एक ही आएगी कि दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो हो जाएगा ये वाला पॉइंट, तो देखिए पूरा पूरा y2 है और ये इतना आपका y1 है, तो ये हमारा y2 - y1 हो जाएगा।
और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जब भी हमें दो फिक्स पॉइंट से स्लोप निकालना है तो हम कहेंगे द रेशियो ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम स्लोप निकालते हैं कभी भी जब हमारे पास दो फिक्स पॉइंट दिए रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। हम पास क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 2,5 एंड 3,6। तो ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। अभी देखिए एक फॉर्मूला जो स्लोप का होता है वो क्या होता है m इक्वल टू टेन थीटा, और जो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास स्लोप का है वो क्या है हमारे पास, जब हमारे पास दो फिक्स पॉइंट दे रहते हैं तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो y2 की वैल्यू 6 है, माइनस 5 बाई 3 माइनस 2 दैट इज 1/1। तो आपका इसका जो स्लोप हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट देखिए पैरेलल लाइंस क्या होता है। जब भी हम लोग देखिए कभी भी हमारे पास एक लाइन है, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए एक लाइन हमारे पास ये रही, और इस लाइन कोई भी थीटा पे है तो अगर एक इसके लाइन और पैरेलल है और ये भी थीटा है तो अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो हम ये कहेंगे ना कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सेम इंक्लिनेशन बना रहे हैं, और सेम इंक्लिनेशन बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो हम इन दोनों एंगल क्या कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं। और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो जो उनका स्लोप होता है, यानी पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन की। तो परपेंडिकुलर लाइन की बात करें तो परपेंडिकुलर लाइन देखिए ये दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे के, इनका जो स्लोप होगा, ठीक है। देखिए इसकी प्रूविंग भी है, देखिए प्रूविंग हमारे केस में है नहीं, अगर वो प्रूविंग भी करनी है तो आप प्रूविंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये 90 डिग्री है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसको अगर मैं थीटा मान लूँ और इसको अगर मैं अल्फा मान लूँ, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ये तो 90 है देखिए, तो जो हमारे पास थीटा है क्या वो 90 प्लस अल्फा के बराबर होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं दोनों तरफ tan का यूज़ कर लूँ तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस अल्फा। और tan 90 प्लस अल्फा की बात करूँ, ये तो tan थीटा अपने पास है ही, और tan 90 माइनस की बात करूँ तो माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा। और यहाँ से tan थीटा इक्वल टू माइनस 1/tan अल्फा हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर लें तो tan थीटा इंटू tan अल्फा इक्वल टू -1। जो हम बस थीटा लेके चल रहा है इसका स्लोप हम मान लेते हैं, इसका स्लोप हम मान लेते हैं m1 और इसका स्लोप हम मान लेते हैं m2। ये हमने स्लोप मान लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो tan थीटा था हमारे पास, तो tan थीटा हमारे पास m1 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। आप ऐसा भी कह सकते हैं, या अगर एक का स्लोप आपको पता है, अगर आपको m2 का स्लोप निकालना है तो -1/m1। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AB इफ A एंड B इज दिस। देखिए अगर हम AB की बात करें तो अगर हम इस AB का, यानी इस AB का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो ये हमारे पास देखिए x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहां से स्लोप टू फिक्स पॉइंट का हम इजीली निकाल सकते हैं, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर हम निकालते हैं तो 6 माइनस 4 बाई 0 माइनस -2। सॉल्व करते हैं इसको तो हमारे पास आ जाता है कितना, यह पूरा 2 आ गया और 0 प्लस 2 2, तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा 1। तो यानी इसका जो स्लोप हमारे पास आ गया m1, अगर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं तो हमारे पास स्लोप क्या आ गया, 1 आ गया। और इसी के पैरेलल अगर एक और लाइन है तो उसका स्लोप भी, यानी हम उसको m2 मान ले तो m2 इक्वल टू m1 होगा, दैट इज 1। आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं परपेंडिकुलर के लिए। तो लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB इफ A इज 3, -2 एंड B इज -1, 2। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि अगर AB का अगर मुझे स्लोप निकालना है, अगर मुझे AB का स्लोप निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, तो वही हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है।
अगर मैं स्लोप को निकालता हूं तो स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस माइनस 2, और अगर हम x2 माइनस x1 की बात करें तो -1 -3, दैट इज 4 बाई -4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। देखिए ऊपर आपका 4 आ जाएगा, नीचे -4 आ जाएगा, तो आपके पास कितना गया स्लोप, -1 आ गया। यानी अगर मैं इसको m1 कंसिडर कर लूँ तो m1 का स्लोप हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। और मुझे इसके इस जो AB है, आप AB कोई भी मान लीजिए, आपके पास एक AB है, अगर इसका स्लोप हमारे पास -1 है तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसका मुझे स्लोप चाहिए, इसका स्लोप मैं m2 कह रहा हूं। तो m2 इंटू m1 -1 के बराबर होता है, या तो आप कहेंगे कि m2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1। तो m2 की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, -1 अपॉन -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्लोप निकालते हैं परपेंडिकुलर लाइन के किसी दूसरे लाइन से, तो उस लाइन का अगर हमें स्लोप पता है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, उन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ पे लिखा है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ देयर पॉइंट्स। देखिए बहुत इजी है भी। जैसे देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं कि कोलिनियर किसे कहते हैं। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि को यानी सेम लाइन, कोई भी पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे रहते हैं तो हमने क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है, ये 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर कहलाएंगे जब ये एक ही लाइन पर रहेंगे। देखिए एक ही लाइन पर है, तो अगर एक ही लाइन पर है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं x1 y1, अगर इस पॉइंट को x2 y2 और इसको x3 y3, तो मुझे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो कोलिनियरिटी की कंडीशन है, देखिए कोलिनियरिटी की कंडीशन डिपेंड करता है हर फॉर्मूले के हिसाब से। जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम कहते हैं कि भाई AB प्लस BC इज इक्वल टू AC के बराबर होना चाहिए, तब हम कोलिनियर कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से, तो आप कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया क्या होता है, 0 होता है। जब हम बात करेंगे भाई स्लोप के हिसाब से, तो आप कहेंगे कि जो भी आपके पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं उनके स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कहेंगे कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो ये कंडीशन होती है आपकी, ये कंडीशन होती है किसकी भाई, कोलिनियरिटी की, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो ये ध्यान रखना कि आपको दोनों के स्लोप बराबर करने हैं और कुछ भी इसमें नया नहीं है। चलते हैं इसी पे क्वेश्चन करते हैं। तो लिखा है गिवन दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर फाइंड A। तो हमें ये पता है कि हम तो पहले लाइन सेगमेंट बनाएंगे। ये हम बस A है, ये B है और ये C है। ये हम बस 2,3 है, ये हमारे पास -5,0 है और ये हमारे पास -2,A है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो हम कहेंगे कि जब ये तीनों कोलिनियर हैं दैट मीन्स स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो ये हमारे पास x1 y1 है, मान लीजिए ये x2 y2 है। तो अगर इसके हेल्प से देखा जाए तो पहले y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1 तो -5 माइनस 2। इस तरफ की बात करें तो माइनस, देखिए यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप x3 y3 ले सकते हैं। और x3 y3 की बात करें तो यहां पे y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, a माइनस 0 a माइनस 0 बाई -2 माइनस 5। अगर यहाँ सॉल्व करें तो हमारे पास -3 आ जाएगा, यहाँ पास -7 आ जाएगा। और यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास a आ जाएगा, और यहाँ बात करें तो -2 और +5 तो आपका +3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 9 आ जाएगा, तो a की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, 9/7। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी कोलिनियरिटी की बात होती है तो आपको वहाँ पर स्लोप को बराबर करना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट हमारे पास है x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। देखिए इसमें चीज़ समझने वाली क्या है, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन आपके x एक्सेस को और y एक्सेस को कब काट रही है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास ये कोई भी एक लाइन है,
ये लाइन जो एक्स एक्स को काट रही है वो काट रही है a कॉमा 0 पे, या आप यहाँ पे कर सकते हैं भाई x कॉमा 0 भी कर सकते हैं कि कोई भी x का एक कोऑर्डिनेट होगा और y क्या होगा 0 होगा। तो इसका ध्यान रखना कि x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू 0। तो हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे पास b है तो आपका जो इंटरसेप्ट जो y में फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा 0 कॉमा b, यानी b हो जाएगा और आपका x का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा a हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ। अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमें एक इंटरसेप्ट दिया होगा, चाहे वो x एक्सिस का दिया हो चाहे वो y एक्सिस के लिए दिया गया हो, और एक हमारे पास स्लोप हमें पता होगा कि स्लोप जो है हमें कुछ ना कुछ दिया होगा। दैट मीन्स जब भी हम इस फॉर्म की बात करें तो पहली इक्वेशन ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर जो हमारे पास m होता है ये हमारे पास स्लोप होता है और जो c होता है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। अब ये y इंटरसेप्ट कैसा है, अगर हम ध्यान रखें, हम अगर y को यहाँ पर रखते हैं तो y से जो भी इसका कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है, जब c y से डिवाइड होता है जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है तो हमारा y इंटरसेप्ट आ जाता है। चलते हैं इस पे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। तो अगर इंक्लिनेशन 45 डिग्री है तो यहाँ से हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1045, दैट इज जो स्लोप आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। सेकंड चीज है एंड y इंटरसेप्ट इज 5। अगर हम y इंटरसेप्ट की बात करें तो y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है, दैट इज c की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तो वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमें m भी दे रखा है, m कितना हमारे पास 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस जो हमारे पास c है वो हमें 5 दे रखा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 5। सबसे सिंपल है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात हो रही है तो हमें y भी देखिए y का इंटरसेप्ट भी हमें दे रखा है जो कि c है और स्लोप भी दे रखा है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म में। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए हमारे पास एक स्लोप दिया होगा, ये भी हमें गिवन होगा, और एक पॉइंट दिया होगा x1 या y1 जो भी है। तो जब भी हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करते हैं तो इसका जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इस केस में देखिए ये जो हमारे पास m है ये हमारे पास स्लोप है और जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास है x1 कॉमा y1। तो अगर हम इस केस की बात करें तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद इंक्लिनेशन 60 डिग्री एंड पासिंग थ्रू -2,5। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास यहां से स्लोप निकल के आ जाएगा 10 60, दैट इज √3। तो हमारे पास स्लोप तो आ गया √3। अगर हम पॉइंट की बात करें तो जो हमारे पास पॉइंट हमें गिवन है वो हमें दे रखा है -2,5। तो हमारे पास ये x1 है और ये क्या है y1 है। अगर हम यहाँ से इक्वेशन में फॉर्म करें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस y1 की हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 है, इज इक्वल टू √3 x माइनस x1, दैट इज x माइनस x1 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या -2 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू √3 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए √3x और देखिए यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2√3। थैंक यू। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम पास क्या आ जाएगा, देखिए √3x माइनस वाई, √3x ये आ गया आपका, माइनस वाई वहां ले जाइए, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम पास जाएगा y माइनस 5। शिट यार,
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो √3x हमारे पास ये आ गया, y को वहाँ लेके चल जाइए y माइनस वाई, इसको भी वहाँ लेके चल जाए +5 + 2√3 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, जब हमारे पास एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो। हमें चलते हैं नेक्स्ट पे। 2 पॉइंट फॉर्म की बात करें तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, दैट मीन्स एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, ये मान लीजिए a पॉइंट है, और एक पॉइंट b दे रखा है x2 y2। तो सबसे पहले अगर हम जब भी 2 पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं तो हम इन 2 पॉइंट से क्या निकाल सकते हैं, एक स्लोप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हमारे पास स्लोप आ गया। और स्लोप के बाद हम किसी भी पॉइंट से हम वापस से चल सकते हैं किसमें, 2 पॉइंट फॉर्म के उसमें। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी स्लोप हमें मिल जाएगा यहाँ से, तो किसी भी एक पॉइंट से हम पास करा देंगे तो हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी ये चीज़ हो सकती है। और अगर आपको एक और तरीका देखना है तो देखिए क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। और अगर हमारे पास दोनों पॉइंट हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, y माइनस y1 ये हो जाएगा, जो स्लोप है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप आ गया, और x माइनस x1। देखिए इस इक्वेशन में अगर आप 2 पॉइंट फॉर्म को रखेंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, x1 है, और ये क्या है, y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये y2 है। देखिए बेटर रहेगा कि अगर आप पहले स्लोप निकाल लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकालते हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। और जो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो अगर हम बात करें तो y माइनस y1 की जो हमारे पास वैल्यू है कितनी है, 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 की बात करें तो 5 माइनस 1, और x2 माइनस x1 की बात करें तो 1 प्लस 3, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। और यहाँ की बात करें तो x माइनस x1, x1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है -3। इसको सॉल्व करिए तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1। देखिए 5 4 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और x प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जब 2 पॉइंट फॉर्म रहेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। इट इंटरसेक्ट x एक्सिस इन पॉइंट A and y axis in point B. Find the coordinates of point A and B and find the length of AB. तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर ये x एक्सिस को A पॉइंट पे काट रहा है और y एक्सिस को B पॉइंट पे काट रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना जब भी आपका A पॉइंट निकलेगा तो वो x एक्सिस पे काट रहा है, तो x एक्सिस का मतलब हो गया y इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें, देखिए इसको अगर हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से समझ लेते हैं, कोई भी हमारे पास एक लाइन है तो वो अगर x एक्सिस को काटेगी तो इस पॉइंट पे काटेगी तो ये हमारे पास x, 0 होगा, और y एक्सिस पे काटेगी तो ये 0, y होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं x एक्सिस के लिए, तो अगर मैं यहां पे देखिए 3x और माइनस 4 इंटू 0 0 इक्वल टू -12, ये वहां जाके -12 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू -12 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास a पॉइंट आया आपके पास, तो a पॉइंट क्या आया, वो आया आपके पास -4, 0। दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास, अगर हम b की बात करें तो b हमारा y एक्सिस पे काट रहा है, और y एक्सिस की कंडीशन ये होती है कि वहां पे x इक्वल टू 0 होता है, और x इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 3 इंटू 0 -4y प्लस इक्वल टू -12 वहाँ जाकर दीजिए, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 तो हमारा कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y 3 आ गया, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, 3। तो हमारे पास b भी आ गया और a भी आ गया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब भी हम लोग a भी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो क्या होता है फॉर्मूला,
x में से x को माइनस कर दीजिए, तो 0 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो दैट इज स्क्वायर रूट 25, दैट इज 5 यूनिट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी क्या आ जाएगी, 5 यूनिट्स आ जाएगी। तो यहाँ तक तो हमारे पास हो गया सिंपल क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन भी करते हैं इसमें, देखिए बेटा, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट इज, देखिए ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा आपका स्लोप की बात हो रही है। तो स्लोप आपका क्या दे दिया है, 23 दे दिया है, एंड विच पासेस थ्रू P where P divides the line segment joining this and this in the ratio 2:3। देखिए तो हमारे पास स्लोप तो हमारे पास आ गया 23 है, और दूसरी चीज हमारे पास जो दे रखी है वो दे रखी है कि ये जो स्लोप है या ये जो लाइन है ये किससे पास हो रही है, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, जिसको 2:3 में वो डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है या एक लाइन है ए बी जो है -2,6 और बी जो है वो है 3,-4। एक कोई पॉइंट है या हम कह सकते हैं कि जो लाइन है आपका, वो लाइन इसको 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, हमें इस पॉइंट का आता पता नहीं, लेकिन इसका जो स्लोप है वो हमें दे रखा है कितना, 23 है। तो हम इस पॉइंट निकाल लेते हैं, जो सी पॉइंट है x, y, हम पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारा x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो वो यही तो कह रहा है कि एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है, 23 है, वो एक किसको, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हो रहा है ए और बी से, इसको काट रहा है किस रेशियो में, 2:3 में। तो जो इस 2:3 में जो बांट रहा है, जहाँ पे काट रहा है, तो ये जो सी इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा वो किससे निकलेगा, आप कहेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करें जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसमें अगर हम x निकालते हैं तो क्या आता है, mx2, तो 2 3 6, nx1 -6 बाई 2 + 3, तो हमारे पास 0/5 दैट इज 0 आ जाएगा। अगर हम y की बात करें, y निकालेंगे, m, देखिए हमारे पास m है और ये n है, 2 × -4 तो -8, 3 × 6 तो 18 बाई 2 + 3 दैट इज 10/5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो ये नहीं, हमारे पास जो पॉइंट आ गया ये आ गया 0,2। तो हमारे पास एक स्लोप भी आ गया और एक पॉइंट भी आ गया जो कि हमें देखा है 0,2। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, x1 y1 हो गया, और स्लोप हमारे पास कितना हो गया, 23 हो गया। तो अगर हम इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म से करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y - y1 = स्लोप x - x1। तो y - y1 की वैल्यू 2 है, m, स्लोप कितना आपके पास 23 है, और x - x1 कितना है, 0 है। तो ये अपने पास हो गया कितना, 23x ही हो जाएगा, ये यहाँ के -y हो जाएगा, ये यहाँ के +2 हो जाएगा, = 0, दैट इज 23x - y + 2 = 0। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, कौन से लाइन की, जो एक लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ पे, और ये देखते हैं इक्वली इंक्लाइंड लाइंस का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी ये दो लाइन है, देखिए एक लाइन हमारे पास ये रही और एक लाइन हमारे पास ये रही, जब ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड होंगे तो एक तरफ देखिए 45 डिग्री होगा, एक तरफ -45 हो गया। देखिए ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर हम बात करें पहले आर एस की, या चलिए पहले आप पी क्यू ले लीजिए। तो पी क्यू के लिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, तो पी क्यू में हमारे पास जो स्लोप आएगा वो आएगा 10 45 दैट इज 1। स्लोप हमारे पास आ गया, पॉइंट हमारे पास कितना है, -2,3। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि जो दोनों लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड होंगे एक्स एक्सिस से, दैट इज 45 का एंगल बनाएंगे तो सही, एक नेगेटिव बनाएगा एक पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमारे पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, y - y1 = स्लोप x - x1। अगर हम y - y1 की बात करें तो देखिए हमारे पास ये x1 है और ये y1 है, तो हमारे पास ये y - 3 = स्लोप कितना है, 1, और x - 2 तो x - 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y - 3 = x + 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x - y
प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 आपका ये आ जाएगा। अगर हम सिमिलरली अगर PQ की बात देखिए, अगर हम RS की बात करें तो RS के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, RS में हमारे पास अगेन जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, -1045, दैट इज -1, और -1 होगा तो आप ये कहेंगे कि इसका जो पॉइंट हमारे पास अगेन वही है -2,3 है, तो हमारे पास x1 और ये y1 हो जाएगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस y1 की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू स्लोप कितना है, -1, x कितना है, x है, और x1 कितना है, +2 हो जाएगा। y माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई और ये -1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ चुकी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है टू फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ए गिवन लाइन, यानी हमें एक तो स्लोप फाइंड आउट करना है और एक y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन दी रहेगी, जैसे हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 दे रखी है, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन दी रहेगी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको बनाना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को एक तरफ ले लेंगे तो ये 3y हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ गया 2x माइनस 4। फिर अगर मैं y के साथ इसका कोएफिशिएंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2y 3x माइनस 4/3, ये हमारे पास क्या आ गया, इसके फॉर्म का आ गया, जहां पर जो m होता है ये हमारे पास क्या होता है, स्लोप, और जो हमारे पास c होता है ये हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट। तो अगर हम यहां की बात करें तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया, 2/3 आ गया, और जो इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4/3। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास कभी भी अगर कोई भी हमें लाइन की क्वेश्चन दी रहेगी तो हमें स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है, और उसका स्लोप और उसका y इंटरसेप्ट, ये दोनों जो हमें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास, तो लिखा हुआ गिवन टू स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या हमारे पास, एक हमारे पास देखिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 2y, और यहाँ से अगर हम y को देखें तो हमारे पास हो जाएगा 3/2x माइनस 5/2, एक हमारे पास ये हो गया। यानी अगर हम पहले लाइन की बात करें तो पहले लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारे पास क्या है, तो 2x इक्वल टू ky प्लस 7। तो देखिए एक हमारे पास और है 2x इक्वल टू ky प्लस 7। अगर हम यहाँ से बात करें तो ky कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2x माइनस 7, और हमारे पास y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/kx माइनस 7/k। ये हमारे पास सेकेंड लाइन जो है उसका आ जाएगा, और यहाँ से जो स्लोप आएगा वो आएगा हमारे पास क्या, तो आप कहेंगे 2/k। तो ये ध्यान रखना है अब कंडीशन के ऊपर कि जब हम पैरेलल की बात करें तो हमारे पास अगर मैं इसको m1 मान लेता हूँ और इसको m2 मान लेता हूँ तो हमारे पास पहले कंडीशन के हिसाब से m1 इक्वल टू m2 है, यानी दोनों स्लोप आपस में बराबर होंगे, और दोनों स्लोप अगर आपस में बराबर होंगे तो आप कहेंगे 3/2 इज इक्वल टू 2/k, और यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2 2 4 4/3। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। सेकंड जो केस हमारे पास बनता है वो बनता है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो क्या होगा, तो आप कहेंगे जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो पहला जो हमारे पास है वो है हमारे पास कितना, 3/2, और जो दूसरा है वो हमारे पास है 2/k इक्वल टू -1। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। तो ये k की वैल्यू हमारे पास दोनों आ गई हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं इस पे कुछ। तो एक और है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो पास तो कर रहा है किस पॉइंट से,
-2,3 से, और वो परपेंडिकुलर है, यानी एक लाइन हमारे पास कोई भी है। देखिए एक इस लाइन को मान लेते हैं कि 2x + 3y + 4 = 0 की है। तो एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और जो पास भी कर रही है माइनस, यानी इस पे एक पॉइंट है जो -2,3 है। तो मुझे बताइए अगर इसका स्लोप m1 होगा और इसका स्लोप m2 होगा, तो क्या मैं इस m1 स्लोप से m2 स्लोप निकाल सकता हूँ? कि दोनों लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है और हम इनका स्लोप निकाल सकते हैं तो इसका स्लोप भी आ जाएगा और इसका पॉइंट भी आ गया, और स्लोप और पॉइंट फॉर्म्स हम इजिली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका स्लोप निकालने जा रहा हूँ। तो इसका स्लोप क्या आएगा, 3y = -2x - 4, और यहाँ से y की वैल्यू जो हो जाएगी क्या आ जाएगी, -2/3x - 4/3। तो यहाँ से जो हमारे पास स्लोप आ जाएगा दैट इज जो हमारे पास m1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे -2/3, और ये हमारे पास स्लोप यहाँ से आ गया। तो अगर हम इस लाइन का अगर हम स्लोप की बात करें तो ये स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, m2, और ये हो जाएगा -1/m1 दैट इज -1, और ये हो जाएगा -2/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास जो स्लोप आ गया वो क्या आ गया, 3/2 आ गया, और हमारे पास जो पॉइंट है वो है -2,3 दैट इज x1 और y1। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास क्या बनेगी, y - y1 = m x - x1। तो यहाँ से y - y1 की बात करें तो हमारे पास 3 है, इक्वल टू स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारे पास कितना है, 3/2 है, और अगर हम x - x1 की बात करें तो ये -2 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y - 6 हो जाएगा, 3x, और देखिए 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 3x यहाँ आ जाएगा, -2y आ जाएगा, और ये 6 भी वहाँ आ जाएगा, तो +12 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ पे। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको भी देखते हैं हम लोग। तो गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B, फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ AB। देखिए कितना आसान सा है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं तो देखिए ये A है और ये B है, और A और B यानी ये -5,2 है, और ये हमारे पास क्या है, 1, -4 है। कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो कितना आसान है, अगर मैं C को मिड पॉइंट मान लूँ x, y, तो आप कहेंगे x कैसे निकलता है। तो देखिए हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमारे पास जो x निकलेगा वो क्या निकलेगा, x1 + x2/2, और जो y निकलेगा वो क्या निकलेगा, y1 + y2/2। तो जो हमारे पास x निकला वो क्या निकला, देखिए -5 + 1, तो आपका क्या हो जाएगा, लिख देते हैं चलो, तो -4 यानी -2 आ जाएगा, और जो y निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 - 4 यानी -2/2, तो -1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसके मिड पॉइंट आ गया ऑफ AB वो आ गया -2, -1। नेक्स्ट देखिए हमारे पास स्लोप ऑफ AB की बात हो रही है। तो देखिए स्लोप ऑफ AB कैसे निकालते हैं, इसको भी यहाँ लेके चलिए। तो स्लोप ऑफ AB क्या कहता है, y2 - y1, यानी अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो -4। देखिए फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिख लीजिए, y2 - y1/x2 - x1। तो अगर हम स्लोप की बात करें तो y2 कितना है, -4, -1 कितना हो जाएगा, -2, और अपने पास x2 कितना है, 1 - x1, तो यानी -5, तो ये हो जाएगा -6/6। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। तो हमारे पास स्लोप कितना आ गया, -1। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू AB। अब वही अच्छी बात है भाई, AB का जो स्लोप होगा तो आप कहेंगे इसको, अगर ये m1 है तो m2 अगर हमें निकालना है तो m2 क्या हो जाएगा, -1/m1। तो m2 का जो स्लोप हो जाएगा -1/1, दैट इज -1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, 1। फिर हमारे पास कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम AB की बात करते हैं तो देखिए AB है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज ये और ये। तो ये आपका अगर AB है तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, मिड पॉइंट होगा, तो हम जो ऑलरेडी C निकाल चुके हैं, तो C हमारे पास कितना आ गया, -2, -1 आया था। और इस लाइन का स्लोप भी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है, m2 है, दैट इज कितना है हमारे पास, 1 है। तो
इससे हम इजीली निकाल सकते हैं, हमारे पास x1 y1 की तरह काम करेगा, पॉइंट की तरह काम करेगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, और स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, y माइनस वाई वन की जो वैल्यू हमारे पास है कितनी है, -1, तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास कितना है 1 है, और x माइनस x1 कितना हमारे पास -2 है, तो ये y प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारे पास x प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये वहाँ जाके प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा। थैंक यू सो मच।